एक गांव में सुनील और उसका बेटा शिवा रहता था। शिवा बहुत ही आलसी था। वह लोगों के साथ पूरा दिन गपशप मारता रहता था। गांव के मुखिया सुनील के बेटा शिवा पर जिम्मेदारी का कोई भार नहीं था। जब तक मुखिया सुनील थे तो रोजी रोटी की चिंता शिवा के सिर पर नहीं आई। मुखिया जी का सम्मान पूरे गांव में था और उनके कामकाज भी अच्छा चलता था। लेकिन शिवा वह तो बस दोस्तों के साथ बैठे बैठे दिन काटता और पेट भर खाना खाता। अरे शिवा, तुम्हारे बाल तो इतने बढ़ गए हैं कि अगर तुम जंगल में जाओगे तो शेर भी समझेगा कि कोई बूढ़ा ऋषि तपस्या करने के लिए आया है। अरे शेर क्या समझेगा? जंगल के सारे जानवर मेरी सेवा में आकर कहेंगे, महाराज आपके चरण स्पर्श करते हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। दिन भर इसी तरह गप्पे मारते मारते शिवा अपना समय बीताता। पिताजी ने कई बार समझाया कि बाहर जाओ, कुछ काम धंधा शुरू करो, लेकिन शिवा के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़का तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कुछ काम कर ले, पर इसे तो गप्पे हाँकने से फुर्सत नहीं है। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाद ये क्या करेगा? आप यह चिंता मत करो। कभी कभी कुछ बच्चों को देर में समझ आती है। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी करा दूं। इसकी शादी होने के बाद शायद इसको कुछ समझ आ जाए। परिवार का भार उठाना पड़ेगा तो शायद कुछ काम धाम शुरू कर दे। शिवा की धूमधाम से शादी होती है। मुखिया ने सोचा कि शादी शिवा को जिम्मेदार बना देगी। शादी के बाद शिवा के जीवन में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आई जरूर, लेकिन उसका आलस और मस्ती अभी भी कम नहीं हुई थी। मुखिया को उम्मीद था कि बहू मोना उसे समझाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ दिन बाद ही मुखिया का देहांत हो गया। बेटा, अब तू कुछ जिम्मेदारी समझ ले। आखिर कब तक इस तरह चलेगा? तेरे पिताजी भी अब नहीं रहे। घर की हालत तो देख, दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही है। और अब तो बहू भी है घर पर। अब तेरे ऊपर ही है सब कुछ। ऐसे कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? अरे माँ, क्यों इतना सोचती हो? अभी तो सब चल ही रहा है ना। भूखे तो मर नहीं रहे हैं, और फिर काम कई भागा थोड़ी जा रहा है। कर लेंगे कुछ ना कुछ। फिर जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम बना रही हो। थोड़ा सब्र करो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। पिताजी के गुजरने के बाद हालात और बिगड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी शिवा पर आ गई थी, लेकिन शिवा के पास ना कोई काम था, ना कोई योजना। धीरे धीरे करके घर की हालत खराब होती गई और भूख मरे की हालत आ गई। अजी, ऐसे बैठे बैठे कब तक चलेगा? कुछ काम धंधा कर लीजिए, बाहर जाकर कोई काम देख लीजिए और कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त कीजिए। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अरे बाहर जाओ भी तो कैसे? पास में कुछ पैसे तो हो। यह लो, मेरे पास 500 रुपए ही बचे हैं। इससे ही कुछ काम धंधा कर लेना। और ये खाना भी रख लो। दिन भर में भूख लगेगी तो खा लेना। चलो ठीक है, अब देखता हूँ इस पैसे से क्या कर सकता हूँ। अगली सुबह शिवा अपनी यात्रा शुरू की। शिवा की जेब में 500 रुपए लिए
और साथ में खाना लेकर शिवा पूरे दिन चला जा रहा था और सोच रहा था कि इतनी महंगाई में 500 रुपए का क्या करूंगा। शिवा पूरे दिन की यात्रा से थक चुका था। तभी उसकी नजर रास्ते में चुपचाप बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। अरे बूढ़ी माँ, यहाँ क्या कर रही है? यह क्या बेच रही है? अरे ओ बूढ़ी अम्मा, जरा ये तो बताओ, यहाँ चुपचाप बैठ के क्या बेच रही हो? बेटा, मैं अक्ल बेच रही हूँ। क्या बूढ़ी अम्मा कैसी बात कर रही हो? अक्ल बेच रही हो? ये तो मैंने पहली बार सुना है कि अक्ल भी बिकती है। अच्छा ठीक है, चलो बताओ बूढ़ी अम्मा कैसे दे रही हो अक्ल? 250 रुपए की एक एकल है, कितनी दूं बेटा? अरे ठीक है बूढ़ी माँ, चलो मुझे एकल दे ही दो। बेटा, छोटा काम से कभी भी शर्म मत करना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी छोटा काम नहीं होता। कोई भी काम करने से पीछे मत हटना। अरे बूढ़ी माँ, यह तो मुझे पहले से ही पता है, इसमें क्या नया है? और मैंने तुमको 250 रुपए दे दिए हैं, और यह बात तो मैंने पहले भी सुनी है, इसमें नई बात किया है। अरे ये तो तुम्हें पहले से पता है, पर तुम इसे पैसे देकर खरीदोगे ना। जब तुम्हें समझ में आएगा, अब तुम इसे हमेशा याद रखोगे, क्योंकि अब तुमने इसे खरीदा है। अरे ठीक है बूढ़ी माँ, अब मेरे पास 250 रुपए और बच्चे हैं, एक अक्ल और मुझे दे ही दो। बेटा, रहस्य की बात कभी किसी को मत बताना, उसे अपने पास ही रखना, चाहे वह तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। शिवा बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर भारी सोच में पड़ जाता है, लेकिन बूढ़ी औरत की बात उसकी समझ में आ जाती है और वह दोनों अक्ल को याद करके आगे की ओर चल पड़ता है। तभी उसकी नजर बार बार चिल्लाते हुए एक दुकानदार की ओर जाती है। मरी हुई बिल्ली उसके सामने पड़ी होती है और दुकानदार चिल्लाते हुए कहता है, अरे भाई, कोई ऐसा आदमी है जो इस बिल्ली को उठाकर कहीं फेंक आए, मैं उसे 1000 रुपए दूंगा। अरे मैं एक मुखिया का बेटा हूँ, मैं क्या यह काम कर सकता हूँ? मरी हुए बिल्ली को फेंकना तो एक नीच काम है, पर पैसे कैसे कमाएंगे? क्या मुझे यह काम करना चाहिए? बूढ़ी माँ ने कहा था कि कोई छोटा काम नहीं होता है और इस काम के पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। चलो मैं यह काम कर दूंगा, इतने पैसों से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। भाई, मैं यह काम कर सकता हूँ। अरे भाई, क्या तुम इसे फेंक सकते हो? ठीक है, यह लो अपने 1000 रुपए और इस बिल्ली को उठाओ, इसे फेंक के आओ। शिवा पैसे लेता है और बिल्ली को हाथ में उठाकर चल देता है। अरे इस बिल्ली से पैसे कैसे निकल रहे हैं? अरे हाँ, ये तो इस बिल्ली से ही पैसे निकल रहे हैं। मैं इसे और जोर से हिलाता हूँ। शिवा फिर जोर जोर से बिल्ली को हिलाता है, उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। शिवा फिर बिल्ली को वहीं फेंककर सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है, फिर गांव की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही शिवा अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर बोलता है, अरे मोना, सुनती हो क्या? जरा बाहर तो आओ।
अजी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और यह क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे मोना, कुछ पूछो ही मत। क्या बताऊं मोना, अब कुछ मत पूछो, बस तुम ये देखो। अरे इतने सारे पैसे! मोना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके आलसी पति ने इतना सारा धन कहां से इकट्ठा कर लिया, मगर वो यह सवाल पूछने की बजाय दौलत को संभालने में जुट गई। कुछ दिनों में शिवा ने एक आलीशान मकान बनवा लिया। इसी प्रकार कुछ समय बीतता है। एक दिन मोना अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी वहां उसकी एक पड़ोसन आती है। अरे बहन मोना, सुना है मैंने तुम्हारे पति ने एक ही रात में बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। ये तो बड़ी अजीब बात है। कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं कर बैठे? अरे हाँ बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बात तो मैंने उन्हें कभी पूछी नहीं कि इतने पैसे कहाँ से आए। आज रात को मैं जरूर पूछूंगी कि ये पैसे कहाँ से आए। मोना अपनी बात कहकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके मन में अब शक के बीज पड़ चुके होते हैं रात में शिवा को आने के बाद। अजी, आपसे एक बात पूछनी है। अरे भाग्यवान, पूछो, आज क्या पूछना चाहती हो? जल्दी पूछो, क्या पूछ रही हो? मुझे और भी काम है। उस दिन आप बहुत सारे पैसे लेकर आए थे, वह कहाँ से लेकर आए थे? कहीं आपने कोई चोरी तो नहीं की या फिर किसी की हत्या तो नहीं की? तुमने मुझे उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। अरे छोड़ो ना अब उस दिन की बात को। अब तुम्हें उस दिन से क्या लेना है? अब जो हो गया वह हो गया। तुम्हारे लिए तो सब सुविधा हो गई। अब वह पैसे कैसे भी आए हो, उससे तुम्हें क्या करना? नहीं जी, आपको आज बताना ही होगा। इतना पैसा आप कहाँ से लेकर आए? आपको मेरी कसम है, सच सच बताओ कि उस दिन इतना पैसा कहाँ से लेकर आए। अच्छा ठीक है, चलो तुम नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। जिस दिन मैं घर से निकला था, उस दिन मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी और वो बहुत ही परेशान थी। मैंने उसकी मदद की। वह बूढ़ी औरत एक देवी के रूप में बदल गई और उस देवी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। अगर तुम रात को 8 बजे उस नदी में जाकर इस सर्दी के मौसम में रात भर खड़े रहोगे तो वह नदी से बहुत सारे पैसे निकलेंगे। और मैंने उस बूढ़ी औरत का कहा माना और पूरी रात उस नदी में खड़ा रहा। उस नदी से बहुत सारे पैसे निकले और मैं वह पैसे लेकर घर आ गया। अगर ऐसा कोई फिर करता है तो वह भी अमीर हो जाएगा, और यह तभी होगा पूनम की रात को। इसे बस एक बार और कर सकते हैं। वह नदी एक बार और पैसे देगी। उन दोनों की बात वह पड़ोसन घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अच्छा, तो ये राज है इनके अमीर होने का। चिंता मत करो, कल पूनम की रात है। मैं तुमसे पहले जाकर उस नदी में खड़ी हो जाऊंगी और तुमसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। इतना बोलकर वह औरत वहां से चली जाती है। और अगली सुबह वो मन में पैसों का लालच लेकर उसे नदी की ओर चली जा रही थी। गांव से बाहर निकलने पर उसे वही नदी दिखाई दी। अच्छा, तो ये है वो नदी। इसके अंदर में जाकर के खड़ी हो जाऊंगी और बहुत धनवान बन जाऊंगी। अब बिना देर किए मुझे इस नदी के अंदर जाना चाहिए।
वह जल्दी से उस नदी के अंदर चली जाती है और रात भर उस नदी के अंदर खड़ी रहती है। सर्दी की रात थी, सर्दी जोर से पड़ रही थी और उसे पूरी रात उसी के अंदर निकल जाती है। सुबह वो दोनों उस नदी के पास आते हैं और उसे देखकर कहते हैं, अरे देखो मोना, लालच कितनी बुरी वाला है। इस औरत ने लालच में आकर यह भी नहीं देखा कि कितनी सर्दी का मौसम हो रहा है और आकर इस नदी में खड़ी हो गई। अगर यह लालच नहीं करती तो इसको पूरी रात सर्दी में नहीं मारना पड़ता। और मोना, हमें किसी दूसरे की बराबरी नहीं करनी चाहिए। जैसा भी भगवान ने हमें दिया है, हमें वैसे में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। और हाँ बहन, आज से कभी भी लालच मत करना। तुम्हारी किस्मत में दौलत होगी तो वह तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। तुम तो बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला है। हमें तो बस अपना कर्म करना चाहिए, ना कि दूसरों की बराबरी। ओइसी। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो पर प्यारा सा लाइक कर देना। तो दोस्तों, मिलते हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।